हाय नमस्कार साथियों। देखते हैं हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के कृमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचयन क्या कहलाता है? जैव आवर्धन, जैव संचयन, जैव विविधता, सुपोषण। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैव आवर्धन। इसका देखते हैं इसकी व्याख्या। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन, इसका तात्पर्य खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर मौजूद जीवों के ऊतकों में विषैले पदार्थों जैसे पारा, डाई एवं डीटीटी की बढ़ती सांद्रता से है। दूसरा है जैव संचयन बायो एक्सक्यूमुलेशन, यह किसी पदार्थ का समय के साथ किसी एक जीव के भीतर जमा होना, ना कि संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? इसका आंसर है गॉस का नियम। इसकी व्याख्या है गॉस का नियम, जिसे प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। कहता है कि समान निकेत वाली दो प्रजातियां, जिसका अर्थ है कि वे बिल्कुल समान के लिए एक ही तरीके के प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक स्थिर वातावरण में सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। तीसरा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिनियम सूचित किया गया है? इसका आंसर है 1986 पर्यावरण अधिनियम 1986। इसकी व्याख्या है तटीय विनिमय क्षेत्र CRD को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। 1991 में पहली CRZ अधिसूचना जारी की गई थी। इसका उद्देश्य है उच्च ज्वार रेखा से एक विशिष्ट दूरी के भीतर औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करके तटीय पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। चौथा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार ईविल क्वारेटर 4 प्रमुख कारण के आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल हैं। ऑप्शन ए, आनुवंशिक विविधता में कमी, जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, सह विलुप्तता तथा प्रक्रियाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सह विलुप्तता। इसकी व्याख्या है ईविल क्वार्टेट शब्द का प्रयोग जेरेड डायमंड ने 4 प्राथमिक तरीकों के लिए वर्णन किया था, जो निम्न है: पर्यावरण का नुकसान और विखंडन, अतिशोषण, दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता। क्वेश्चन नंबर 5, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? रॉबर्ट टी पेन, माइकल ई शूले, जेम्स ए स्टेट, जॉन एच लॉटन। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट टी पेन। इसकी व्याख्या की कीस्टोन प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी प्राणी वैज्ञानिक रॉबर्ट टी पेन ने 1969 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या के संबंध होकर विश्व को बचाना, कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी क्लीन एंड इकोफैंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन पीस। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन पीस पर्यावरण के संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में
ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना मई 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? इसमें है कवक। ऑप्शन नंबर डी, कवक। कवक अजैविक नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प के अनुसार पानी, हवा व मृदा अजैविक घटक हैं। जिसके विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मृदा अजैविक घटक हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिनमें जलचर, नभचर, स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति, ये अजैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवीय अजीवीय, पौधे और प्रकाश, घासपात एवं सूक्ष्म जीव। इसका आंसर है जीवीय एवं अजीवीय। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारितंत्र 1935 में एजी टांसले के द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। टांसले के अनुसार पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं, जिनकी उसकी रचना होती है, जिसे अजैविक और जैविक। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ये किया था एजी टांसले और जे थॉमसन न्यूटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पर्यावरणविद एजी टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। पौधे, जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों के परस्पर संबंधों, भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का क्या माप है? इस ऑप्शन नंबर ए, नीचे। ऑप्शन ए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर सी, इकोटॉन। ऑप्शन नंबर डी, बायो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी पदचिह्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पद चिन्ह कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितनी संसाधनों और सेवाओं की मांग करती है। उनकी यह मांग पारिस्थितिकी तंत्र की जैव क्षमताओं से कितनी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? बैक्टीरिया, कवक, शेर और बाघ, गाय और भैंस, पौधे। तो जो अपघटक के रूप में कार्य करते हैं वो हैं बैक्टीरिया और कवक। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या है, जीव पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया और कवक अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर तत्वों और अणुओं को मुक्त करके उनके पुनर्चक्रण करते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे पौधे और अन्य जीव उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरित शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, महासागरीय धारा, वायु दाब में अंतर। देखते हैं इसकी व्याख्या। जल चक्र पृथ्वी सतह पर ऊपर नीचे जल की निरंतर गति को दर्शाता है। यह जल चक्र के वितरण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करता है, जिससे विभिन्न रूपों और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। जल चक्र प्रक्रिया सौर विकिरण से प्राप्त सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एक गतिशील प्रणाली है। जल चक्र में 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा वर्षण और चौथा होता है संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 13,
घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन नंबर डी सीधा। इसका होता है सीधा, इसका हमेशा सीधा होता है। एक्सप्लेनेशन, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा बनता है। इस सबसे नीचे बहुत अधिक घास, उसके ऊपर अपेक्षाकृत कम और शाकाहारी जीव, उसके ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? 15 का कानून संशोधन 1997, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। इसे इनोवेशन द्वारा कर सकते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1976 को जोड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत में संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते। इसका आंसर है केवल वन ऑप्शन नंबर डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का समूह है जिसके साथ वे अंतः क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के प्रणेता अर्नेस्ट हैकल हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुँचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करने वाली यूवी के विकिरणों का उत्पाद है। नल में ओजोन परत की मात्रा 1990 में तीव्रता से घटने लगी है। इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये कथन गलत है। दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर परावैंगनी विकिरण का असर हानिकारक होता है। यह जीवों और वायुमंडल तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित करता है, अतः यह कथन गलत है। वायुमंडल में उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है तथा वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। अंतः कथन दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो इजी सवाल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 1972 में की थी। 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1979, जनवरी 1985, दिसंबर 1980, दिसंबर 1970। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1970। इसकी व्याख्या, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिकरण की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का पूर्ण नेम इसका पूर्ण रूप है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती STM परियोजना द्वारा प्राप्त कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास प्रबंधन CTM कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उत्सर्जन मानक का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ है?
इसका आंसर है नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या है भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी जानकारी को संग्रहण करना, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था। अक्टूबर 2002, सितंबर 2002, अगस्त 2002, जुलाई 2002। तो इसका आंसर है अगस्त 2002। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNSSS से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। जापान में क्योटो शहर ने 11 दिसंबर 1957 को UNSSS के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी तौर पर लागू हुआ था। भारत ने 26 अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल पर अपना अनुसमर्थन दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1998 में अनुमोदित कौन सा कन्वेंशन कीटनाशियों और खरपतवार रसायनों के वैश्विक व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को प्रोत्साहित करके पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास करता है? पेरिस समझौता, रोटरडैम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। रोटरडैम कन्वेंशन। आंसर नंबर बी। देखते हैं इसकी व्याख्या। 1998 में अनुमोदित पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कन्वेंशन रोटरडैम कन्वेंशन है, जो खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। यह कन्वेंशन 10 सितंबर 1998 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 2004 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? क्योटो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 पेरिस समझौता, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है जैव विविधता कन्वेंशन पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसका एक प्रमुख परिणाम था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तहत आयोजित किया गया था। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाई थी और 1987 की वेटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। 1986 में लागू हुआ था। पर्यावरण की गुणवत्ता व्याख्या देखते हैं इसकी। पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ। यह अधिनियम मई 1986 में अधिनियमित किया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को संशोधित करते हुए पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और वृद्धि के लिए कानून ढांचा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 26, रियो शिखर सम्मेलन 1992 और इसके अनुवर्ती सम्मेलनों का मुख्य लक्ष्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उन्मूलन, उद्योगों का विस्तार, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सतत विकास, विश्व व्यापार संगठनों की स्थापना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सतत विकास। इसकी व्याख्या देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 और इसके अनुवर्ती सम्मेलनों का मुख्य
लक्ष्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार करना और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 27, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? 21 राष्ट्रों के हस्ताक्षर, 21 मामले, 21 उद्देश्य, 21वीं शताब्दी। तो इसका आंसर है 21वीं शताब्दी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पारित किया गया एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की गई जाने वाली योजना थी। एजेंडा 21 का अर्थ 21वीं शताब्दी में पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास को बल प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 28, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन, 1987 में यूएनईपी द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम CFC उत्पादन को के स्तर पर सीमित रखने की सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। ऑप्शन नंबर ए। 1986 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी CFC उत्पादन को 1986 के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। आज तक 30 क्वेश्चनों को रखते हैं, आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा है।